सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। इसके लिए 250 अंक रहते हैं और 3 घंटे का समय मिलता है आपको। और आपको बता दूं कि ये मेरिट बेस्ड पेपर है। कहने का मतलब है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है, उसमें निबंध के नंबर जोड़े जाते हैं। और आप लोग तैयारी करते हैं तो निबंध को गंभीरता से भी नहीं लेते हैं, वरना आप देखिए निबंध में अच्छा स्कोर पाया जा सकता है और कम मेहनत में पाया जा सकता है। तो कुछ बातें आप लोगों को मुझे लगता है कि याद रखना चाहिए। एक तो आप लोगों को जो पुराने टॉपर हैं उनकी कॉपी आप लोगों को देखते रहना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, किस तरह से निबंध उन्होंने लिखा था। आप कहीं भी हैं, शुरुआत करिए। कैसा लिख रहे हैं निबंध, कैसा नहीं लिख पा रहे हैं, ये बात की बात है। पहले शुरुआत करिए और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छा स्कोर आप भी पा सकेंगे। एक निशांत जैन की किताब आती है निबंध के लिए, उसे आप लोग खरीद सकते हैं, उसे भी पढ़िएगा। दूसरा, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं और उसमें जो खासकर संपादकीय पार्ट रहता है उसे जरूर देखा करिएगा। और कहीं कोई डिबेट हो रही है, जैसे आप देखिए संसद टीवी है, उस पर डिबेट होती रहती है, किसी मुद्दे पर कहीं और अच्छी डिबेट हो रही है तो उस डिबेट को भी आप लोग सुना करिएगा। जीएस आप लोग पढ़ते रहते हैं। और प्रैक्टिस, एक आपको प्रैक्टिस हर हाल में करते रहना है, गंभीरता से लेना है निबंध को, याद रखिएगा। फिर बात आती है कि आपके सामने प्रश्न पत्र आ रहा है, उसमें टॉपिक का चुनाव कैसे करें। तो मैं तो कहता हूं कि उसी टॉपिक को आप चुने। एक एक निबंध दोनों सेक्शन से लिखना है। सेक्शन ए से भी आप लोगों को एक निबंध चुनना है 4 टॉपिक में से, सेक्शन बी में से भी 4 टॉपिक में से एक निबंध चुनना है। तो इसमें टॉपिक वही चुने जो आपको पसंद हो और आपके पास उसके बारे में जानकारी हो। आप 1000 से 1100 1200 शब्द आराम से लिख सकें उसके बारे में, इतना मटेरियल आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात आप लोगों को यह भी याद रखना है कि टॉपिक पर केंद्रित रहें। जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उसके इर्द गिर्द ही लिखें और उससे भटके ना, कि मालूम चला कि उसे आप लोगों ने जिस टॉपिक को चुनाव किया है उससे भटक कर लिख रहे हैं। और पैराग्राफ पैराग्राफ में लिखना है निबंध, पॉइंट में निबंध नहीं लिखना है। सभी पहलुओं को आपको कवर करना है निबंध के और किसी पहलू को नहीं छोड़ना है और बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस बनाने का कहने का मतलब ये है कि एक तरफा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। और रूपरेखा के रूप में आप लोग कोट्स का उपयोग कर सकते हैं। किसी महापुरुष ने किसी टॉपिक पर कोई कुछ बातें कही हुई हैं, उन बातों का उल्लेख कर सकते हैं। पहले आप देखते हैं कि इंट्रो लिखते हैं, फिर मेन बॉडी लिखते हैं, फिर आप लोग लास्ट में निचोड़ लिख देते हैं, उसका निष्कर्ष लिख देते हैं। तो इसी तरह से आप लोग शुरू करेंगे और देखते रहेंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आराम से लिखना भी सीख जाएंगे। बस शब्द सीमा का भी ध्यान रखा करिएगा आप लोग। और अपनी स्क्रीन के सामने जो कॉपी देख रहे हैं ना, एक साक्षी गर्ग की है, जिनकी रैंक 350 थी 2017 में। उन्हीं की कॉपी है। जब उन्होंने दृष्टि आईएएस में एक टेस्ट दिया होगा तो उन्हीं का टेस्ट कॉपी है ये, साक्षी गर्ग। आप देखिए परीक्षा का माध्यम, यहाँ हिंदी आप लोगों को लिख देना है, यहाँ आप देखिए सिग्नेचर है। और आप देखिए ये अनुदेश आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। इसमें प्रश्न के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्न प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पेज पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो भी आपका मीडियम है उसी मीडियम में आप लोगों को निबंध लिखना है। हिंदी मीडियम है तो हिंदी में आपको लिखना है। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए और जो शब्द सीमा रखी गई हो उसी के भीतर होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें, ठीक है, कोई खाली पेज रह जाता है तो। अब आप देखिए ये दिया गया है, खंड ए खंड बी में से प्रत्येक से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होंगे। और आप देखिए 125 नंबर का रहेगा एक निबंध, टोटल दोनों 250 नंबर के रहेंगे इस तरह से। अब आप देखिए सेक्शन ए में, खंड ए में आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं। पहला टॉपिक कह रहा है कि समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। दूसरा कह रहा है कि कम नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था की बात हो रही है।
तीसरा कह रहे हैं यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि आप 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें, महिलाओं को। ये इसमें चौथा टॉपिक कह रहा है कि विज्ञान की सीमाएं जहां समाप्त होती हैं, अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। ये 4 टॉपिक आपको देखना है और टॉपिक को बड़ा समझ सोच कर उस पर पहले सोच लिया करिएगा, अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, तभी आप सेलेक्ट किया करिएगा। अब आप देखिए इन्होंने क्या चुना है। इन्होंने आप देखते हैं कि तीसरा टॉपिक चुना है, यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, पर यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें। और आप देखिए इन्होंने यहाँ से आप देखते शुरुआत की, एक कोट से ले लिया है। एक पुरुष को पढ़ाने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, पर एक स्त्री को पढ़ाने से पूरा पूरा परिवार शिक्षित होता है। ये आप देखते हैं स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा था। तो आप देखिए इन्होंने इसी कोट से ही शुरुआत कर दी है, अच्छी बात है, इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। ये आप देखिए कि वस्तुतः स्वामी विवेकानंद का यह कथन नारी शिक्षा को समर्पित है और इसकी प्रासंगिकता को चरितार्थ करता है। हमारे देश में समय समय पर नारी शिक्षा बुद्धिजीवियों के बीच वाद विवाद का विषय रहती है। सदैव महिला शिक्षा पर सरकार द्वारा, समाज द्वारा, विद्वानों द्वारा बल दिया जाता है और चिंता जाहिर की जाती है कि ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या नारी शिक्षा में इतना बल है कि वह 1 वर्षीय 5 वर्षीय नहीं अपितु पीढ़ी का समाधान कर सकती है। और आप देखते हैं कि कहते हैं ना कि एक महिला अगर पढ़ी लिखी है तो वो आप देखते हैं पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। और इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु हमें प्राचीन इतिहास, संस्कृति, लेखों से प्राप्त उदाहरण का सहारा लेना प्रासंगिक होगा। एक बात काम और करना है, शुद्ध बनाए शब्दों को शुद्धता बनाए रखिएगा, यानी कि क्या कहने का मतलब है सही शब्द लिखा करिएगा, उसमें त्रुटि ना हो, गलतियां ना हो। यदि हम हड़प्पा सभ्यता पर विचार करें तो मात्र सत्तावाद समाज था, नारी स्थिति अच्छी थी और यह सभ्यता सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक व पर्यावरणीय दृष्टि से अति उन्नत थी। और आप देखेंगे कि आगे वैदिक समाज में देखें तो गार्गी, अपाला जैसी विदुषी कन्याओं का प्रसंग प्राप्त होता है। और सामाजिक दशा पर विचार करें तो पितृ सत्तावाद समाज होने के बावजूद सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का अभाव था। वह कन्या को कभी भी, ये आप देखते हैं कि दुख का कारण नहीं माना जाता था। और एक बात आप लोगों को याद रखना है, ये सभी जो गार्गी, अपाला, इस तरह की जो महिलाओं के नाम हैं, इनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। विभिन्न कालों में महिलाओं के योगदान को उदाहरण के साथ और स्पष्ट करें और स्वतंत्रता प्राप्ति में महिलाओं का योगदान क्या रहा है उस पर भी आप लोग बात कर सकते हैं और करना भी चाहिए इसमें शामिल। ये आप देखिए कालांतर में उत्तर वैदिक काल में महिला स्थिति पतित हुई है और उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया और इसी सामाजिक अराजकता के विरोध में उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और इसीलिए तो कह रहा हूँ जीएस आप लोग पढ़ते हैं तो ज़्यादा आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है निबंध के लिए, बस निबंध लिखने की कला होनी चाहिए आप में, क्या शामिल करना है, किस तरह से आपको लिखना है। एक कला आ गई तो आप बहुत अच्छा निबंध जीएस के साथ ही तैयार कर लेते हैं। और आगे देखेंगे कि आगे मौर्य काल में पहुंची, मौर्य काल में भी विदुषी कन्याओं का वर्णन मिलता है और संपन्नता व वैभव का भी, परंतु जैसे जैसे हम मौर्योत्तर गुप्तोत्तर काल की ओर बढ़ते हैं महिला स्थिति प्रतीत होती है। महिलाओं को शिक्षा जैसे बहुमूल्य अधिकार से वंचित कर दिया गया और जिसके आप देखते हैं कि परिणाम स्वरूप समाज कई समस्याओं से घिर गया, आर्थिक विकास बाधित हो गया और पूरी की पूरी सभ्यता का ही पतन हो गया इसमें। और ये आप देखिए एक चार्ट इन्होंने बना दिया, महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच, सामाजिक आर्थिक विकास, ये आप देखते हैं इस तरह से आप देख रहे हैं ग्राफ, आप देखिए 21वीं सदी यहां आप लोग देख रहे हैं। उपरोक्त विश्लेषण व ग्राफ से यह तो स्पष्ट है कि महिला शिक्षा व सामाजिक आर्थिक समस्या समाधान के बीच समानुपाती संबंध है और इस प्रकरण को वर्तमान भारतीय समाज व भारत सरकार के प्रयासों परिणामों के संदर्भ में देखें तो सरकार द्वारा किए जा रहे समाधान लघुकालिक प्रतीत होते हैं। उदाहरण स्वरूप वर्तमान व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु इंदिरा गांधी मातृत्व सुरक्षा योजना, मार्ग कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, दहेज प्रथा निषेध कानून, घरेलू हिंसा निवारण कानून, आर्थिक विकास हेतु उड़ान योजना, स्टैंड अप अभियान, निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जैसी अनेक योजनाएं लाएंगी। परंतु फिर भी इन प्रयासों के परिणाम तत्कालिक हो तो हैं, दीर्घकालिक नहीं है।
महिलाओं के लिए जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं। एक शिक्षित महिलाओं के महत्व को और स्पष्ट करें, और आप देखिए विकास में उनके योगदान को और स्पष्ट करें। ये कमियां बताई जा रही हैं, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपकी कॉपी चेक करता है तो वो देखता है कहाँ क्या कमी है, तो उस पर आपको कहा जाता है कि ये सुधार करिएगा। आप भी बता सकते हैं इसमें कुछ कमी हो तो फिर क्या दीर्घकालिक सतत व समावेशी तीव्र विकास की अवधारणा को पूरा करने हेतु हमें महिला शिक्षा पर ध्यान देना होगा, और इस प्रश्न के उत्तर हेतु महिला प्रासंगिकता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, वैधानिक, पर्यावरणीय हर परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो एक शिक्षित महिला बाल विवाह, सती कुप्रथा, विधवा पुनर्विवाह, निषिद्ध जैसी तार्किक रूढ़ियों को तार्किकता के आधार पर आप देखते हैं कि परखेंगी और अतार्किक पाए जाने पर स्वयं इसका तिरस्कार कर देंगी। समाज में देखा गया है कि महिला ही महिला के विरुद्ध इस तरह के अत्याचार करती हैं। उदाहरण स्वरूप वधू को पुत्र न होने पर उसे आचम कुंठा करार दिया जाता है, जबकि शिक्षित महिला ऐसा नहीं करेगी। एक और आप लोगों ने सुना होगा कि महिलाओं का दुश्मन महिलाएं ही हैं। पढ़ी लिखी महिला विषाणु, कीटाणु आदि के संक्रमण को समझते हुए अत्यधिक सतर्क रहेंगी। उनके द्वारा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, और जिससे आप देखिए एक और स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना सत्य होगी। दूसरी ओर आप देखिए डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से भी निजात मिलेगी। परिवार के विकास के संदर्भ में और स्वास्थ्य जागरूकता व जनसंख्या के संदर्भ में भी उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ शिक्षित महिला द्वारा सही समयांतराल पर गर्भाधान का ध्यान रखा जाएगा। वहीं सही खुराक, स्तनपान, टीकाकरण आदि के परिप्रेक्ष्य में सतर्क रहने से मातृत्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, कुपोषण, पोलियो जैसी समस्या कम हो जाएंगी। ऐसे में जननी सुरक्षा योजना, 2 बूंद जिंदगी की माँ कायाकल्प जैसे आप देखते हैं कि लघु काले कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं होगी। और आप देखिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो शिक्षित महिला स्वयं अपनी आजीविका कमाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व सशक्तिकृत होंगी और अपने साथ साथ देश के विकास में योगदान भी देंगी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला सहभागिता से घरेलू उत्पाद में 27% की वृद्धि की जा सकती है। ये IMF है ना, उसकी ये रिपोर्ट है। और इस तरह की संस्था के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की जाती है तो उसका भी उल्लेख कर सकते हैं आप। प्रशासन में महिला की सहभागिता बढ़ेगी। महिला सहभागिता से प्रशासन में करुणा, संवेदना, भावुकता, दया, सहनशीलता, दूरदर्शिता आदि नारीत्व गुणों का समावेश होगा। गांधी जी ने कहा था कि जिस समाज में नारीत्व के गुणों का समावेश हो गया उसे आगे बढ़ने की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव को और स्पष्ट करें। यहाँ ये आप देखिए बताया जा रहा है, पंचायत में आज महिला आरक्षण में भागीदारी तो बढ़ी है, परंतु वे अभी भी पति के पीछे कार्य करती हैं। शिक्षित प्रशिक्षित महिला अपने अधिकार व कर्तव्यों को भली भांति समझ आत्मनिर्भर होकर सुशासन कर सकती हैं। अभी भी आप देखते हैं कि राजनीति में भागीदारी देख लीजिए, महिलाओं की ना के बराबर देखने को मिलेगी। जो महिलाएं राजनीति में हैं भी उनके आप देखिए पीछे पति या पिता का नाम जुड़ा रहता है। महिला शिक्षा का एक आयाम पर्यावरण से भी जुड़ा है। वस्तुतः शिक्षित नारी पर्यावरण के महत्व को तार्किक रूप से समझेगी और उसका संरक्षण करेगी, तब सरकार को उज्ज्वला जैसी परियोजनाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इस संदर्भ में नारी शिक्षा की प्रासंगिकता को समझते हुए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए सरकारी प्रयास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उड़ान योजना, किरण योजना, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शिक्षा का अधिकार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये आप लोग देख सकते हैं। यह अभी भी इस दिशा में अनेक चुनौतियां हैं। और नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में तो ये आप देखिए इनरोलमेंट रेट 96% है, परंतु उच्च शिक्षा में अगर हम लोग देखें तक पहुंचते पहुंचते यह अति न्यून हो जाता है। समाज में ऐसी मनोवृत्ति बनी हुई है कि लड़कियों को मात्र काम भर की शिक्षा ही प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि आप देखिए शुरुआत में तो कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं, स्कूल में तो लड़कियां हो लड़के चले जाते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा 12वीं की आप देखिए बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी जाती है। तो इसी से आप देखते हैं कि उच्च शिक्षा में कम देखने को मिलता है। शिक्षा पर ज़्यादा निवेश करना फिजूल खर्ची होगा। और विद्यालयों की घर से दूरी, एक तो आप देखते हैं कि घर से लड़कों को तो आराम से भेज दिया जाता है, वो भी एक कारण बना हुआ है, एक परेशानी बनी हुई है। पृथक शौचालय की अनुपस्थिति आदि भी इस परिप्रेक्ष्य में बाधक हैं और जिनके समाधान की आवश्यकता है। संबंधित चुनौतियों को और स्पष्ट करें। शिक्षा के साथ स्वायत्तता और रोजगार की और चर्चा करें। यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में माता पिता बच्चों की काउंसलिंग कराई जाए और
केस स्टडी, हरियाणा में सिविल सोसाइटी व गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को नारी शिक्षा हेतु मोबालाइज किया गया है और जिससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। और इसमें आप देखिए इसके साथ ही पृथक शौचालय, पर्याप्त महिला शिक्षक उपस्थिति, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी अनुपात से संतोषजनक रखने हेतु लड़कियों को कुछ इनिशिएटिव्स प्रदान किए जाने चाहिए। और केस स्टडी ये बिहार की है एक, ये भी आप लोग देख सकते हैं। में उच्च प्राथमिक तक शिक्षा पूरी कर चुकी लड़कियों को साइकिल प्रदान की गई ताकि वे थोड़ी दूरी पर स्थित उच्च विद्यालय तक सुलभता से पहुंच सकें और परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी में उत्थान देखा गया है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में भी किरण बेदी, चंदा कोचर जैसी सफल महिलाओं की जीवनी शामिल की जानी चाहिए, जैसे लड़कियां इनसे प्रभावित होकर स्वयं भी ऐसा ही बनने की प्रेरित हों। और वस्तुतः इस प्रकार से आप देखें हम नारी शिक्षा की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकेंगे और देश में व्याप्त अनेक समस्याओं का समाधान करना संभव हो सकेगा। इस परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स ने भी कहा, किसी देश की स्थिति का अनुमान वहाँ की नारी शिक्षा को देखकर भली भांति लगाया जा सकता है। और कहते हैं ना कि किसी परिवार, देश, समुदाय, धर्म की अगर स्थिति देखना है तो उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है उसको देखकर आप पता कर सकते हैं। अब आप देखिए 45 नंबर 125 में से इन्हें मिले हैं। 125 नंबर में से इन्होंने कितने इस निबंध में पाए हैं? 45 नंबर टोटल मिले हैं इन्हें। चलिए अब दूसरा सेक्शन देखते हैं। ये आप देखिए सेक्शन खंड बी, सेक्शन बी। इसमें आप देखते हैं कि 4 टॉपिक आपके सामने दिए गए। पहला टॉपिक है एक राष्ट्र एक निर्वाचन। इस पर आपको निबंध लिखना है ना, तो दृष्टि आईएएस के जो दिव्य कीर्ति सर हैं उनकी एक क्लास पड़ी हुई है, एक निर्वाचन, वन नेशन वन इलेक्शन पर। मुझे लगता है कि उसे देख लेंगे और उसमें से नोट्स बना लेंगे तो इस पर अच्छा आप कंटेंट लिख पाएंगे और आपके पास अच्छा मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, तो उसे जरूर देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। दूसरा टॉपिक कह रहा है भारत में डिजिटल अंतराल ग्राम रूपांतरण में अवरोधक। तीसरा कह रहा है कि कायांतरित भारत नवीन भारत। चौथा कह रहा है निष्ठावान पड़ोसी दूरस्थ रिश्तेदार से उत्कृष्ट है। ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। इन्होंने आप देखते हैं कायांतरित भारत नवीन भारत को चुना है। अब आप देखिए यहाँ भी इन्होंने कोट से शुरू किया है। मेरा देश मेरा गौरव, मेरा भारत पल पल में बदल रहा है, कहीं झुक रहा है तो कहीं उठ रहा है। यह कब स्थिर था जो अब स्थिर रहेगा, अब तो यह और तेजी से आगे बढ़ रहा है। वस्तुतः आज टीवी, समाचार, सोशल मीडिया, रेडियो पर सर्वाधिक सुनाई जाने वाली गूंज कायांतरित भारत नवीन भारत। निसंदेह हमारा देश तो हमेशा से परिवर्तनशील रहा है, परंतु आज पूर्णता कायांतरण कर नए भारत का निर्माण करने की संकल्पना मेरे मन में कौतूहल उत्पन्न करती है। आखिर हमारा नवीन देश कैसा होगा? क्या हमारा भारत अमेरिका की तरह आधुनिक विकसित होगा, जहां बड़ी बड़ी इमारतें, अपार संपत्ति, चमचमाती सड़कें होंगी, या फिर हमारा भारत भूटान जैसा खुशहाल होगा और यहाँ जहाँ पैसा तो कम पर संतोष स्तर बहुत ऊंचा है? और या फिर आप देखिए भारत इजराइल की तरह तकनीक युक्त मॉडल प्रस्तुत करेगा। आखिर कैसा होगा नवीन भारत? किस मॉडल पर आधारित होगा? क्या भारत अपना बिलग मॉडल प्रस्तुत करेगा, यानी कि एक तरह से अलग? और इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है, परंतु फिर भी हम नवीन भारत के मॉडल की झलक वित्त मंत्री जी के फरवरी 2017 में दिए गए बजट भाषण में से प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखिए जहां मंत्री जी ने टेक इंडिया की संकल्पना प्रस्तुत की, या आप देखिए समय के साथ भारत में हुए परिवर्तनों को संक्षेप में लिखना, यहाँ उल्लेख करना जरूरी है, तो और अच्छा आप देखते हैं निबंध आपका प्रभावी रहेगा। टेक इंडिया, इसमें आप देखिए ट्रांसफॉर्म इंडिया एंड राइज इंडिया और क्लीन इंडिया, कायांतरित व नवीन भारत की बात हो रही है। इस चार्ट के जरिए इन्होंने समझाने की कोशिश की है। वस्तुतः इसी परिप्रेक्ष्य में नवीन भारत की संकल्पना तलाशनी होगी। यदि हम ट्रांसफॉर्म इंडिया को परिभाषित करें तो यह बहुआयामी अवधारणा प्रस्तुत करता है और इसके राजनीतिक, आर्थिक, उपशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनेक आयाम प्रस्तुत होते हैं। और आप देखिए यदि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा भारत जहां महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सभी के लिए सम्मान हो, संवेदना हो, प्रेम हो, सुरक्षा हो और इन्हें विशेष या अलग का दर्जा न देकर समानता का दर्जा दिया जाए। नवीन भारत की संकल्पना को और स्पष्ट करें, ये कहा जा रहा है। चाहे दिव्यांग हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, या फिर
हो नारी, ना कम में ना ज्यादा में, ये भारत के विकास में है बराबर की हकदारी। ये आप देखिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ट्रांसफॉर्म इंडिया के अंतर्गत एक देश एक कर, विकसित व आत्मनिर्भर समावेशी समावेशित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई है। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से स्मार्ट सरकार, स्मार्ट प्रशासन, स्मार्ट जनता की संकल्पना की गई है। और देश की अर्थव्यवस्था लेस कैश व कैशलेस होगी, ये भी कहा जा रहा है। देखिए स्मार्ट सरकार, स्मार्ट प्रशासन, स्मार्ट जनता, आधुनिकता की ओर बढ़ते समावेशी प्रयासों की चर्चा करें। यहाँ इन्हें और सुधार करने की बात हो रही है। यदि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो नवीन भारत के तहत केंद्रीकृत अर्धसंघवाद आदि अवधारणाओं से ऊपर उठकर प्रतिस्पर्धी व सहकारी संघवाद की संकल्पना की गई है। और जहां आप देखते हैं देश का प्रत्येक राज्य केंद्र के साथ मिलकर आपस में प्रतिस्पर्धा करके विकास की ओर उन्मुख हों। और तृतीय स्तर की सरकार अर्थात स्थानीय प्रशासन, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को मजबूत बनाया जाए और नीचे से ऊपर की ओर विकास का मॉडल प्रस्तुत हो। और देश का प्रत्येक नागरिक आर्थिक रूप से विकसित होने के साथ साथ नैतिक रूप से भी विकसित हो। लोगों को योगा से जोड़ा जाएगा और जिससे वे सहिष्णु, एकीकृत व स्वस्थ हों। अर्थात नवीन भारत की संकल्पना में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वृद्धि के साथ साथ सकल प्रसन्नता अनुपात में वृद्धि पर जोर दिया जाएगा। और धार्मिक रूप से धर्मनिरपेक्ष भारत की कामना की गई है। समान नागरिक संहिता जैसे प्रयासों के माध्यम में से देश को प्रगतिशील व आधुनिकीकृत बनाया जाएगा। सीमित संसाधनों में आर्थिक लाभ को और स्पष्ट करें, ये भी यहाँ कमी बताई जा रही है इन्हें। और इससे आगे राइजस इंडिया की परिभाषा पर विचार करें तो इस परिप्रेक्ष्य में भी कई आयाम प्रस्तुत होते हैं। इसमें हमारे देश की युवा पीढ़ी को नवीन भारत निर्माण में अग्रदूत की भूमिका दी गई है। और आप देखेंगे कि देश की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है और यह अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। यानी कि हम लोग लाभांश स्थिति में बने हुए हैं। जहां जापान, ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्था बूढ़ी हो रही है, वहीं भारत अंधेरों के बीच दीप्तिमय मान कीर्ति स्तंभ की तरह प्रकट हो रही है। और ये युवा पीढ़ी है तो आप इससे काम ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं इसका। देश की युवा पीढ़ी को शिक्षित प्रशिक्षित कर कौशल रूप से विकासवान कर देश को अभूतपूर्व कायांतरण की ओर बढ़ाया जा सकता है। पर्यावरणीय चुनौतियों में भारत की भूमिका को और स्पष्ट करें। यहाँ कहा जा रहा है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार युवाओं में असीम ऊर्जा होती है। इसी ऊर्जा का प्रयोग बड़े से बड़े कायांतरण में किया जा सकता है। वस्तुतः हम भारत को मानव संसाधन की कैपिटल के रूप में विकसित कर सकते हैं और हमारे देश में स्टार्टअप स्टैंड जैसी योजनाओं के माध्यम से शीघ्र ही युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार प्रदान करने वाले बनेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर की बात हो रही है। और टेक इंडिया में क्लीन इंडिया से तात्पर्य स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त भारत से है। भ्रष्टाचार से मुक्त भारत वास्तव में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, जमाखोरी अपने आप में अनेक जटिल समस्याओं को जन्म देती हैं। जैसे आप देखते हैं कि राजस्व हानि, तस्करी, आतंकवाद, मादक द्रव्य पदार्थ उपभोग, वैश्यावृत्ति, कुशासन, असमानता, भौतिकवाद, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति आदि। और इससे न सिर्फ आप देखिए आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है अपितु सामाजिक विकास भी क्षुब्ध हो जाता है। और आप देखते हैं कि परंतु कायांतरित भारत नवीन भारत की संकल्पना में काले धन की कोई जगह नहीं है। और न्यू इंडिया की बात कर सबके चेहरे पर मुस्कान लाई है। नई है बातें, नए हैं रंग, नई है इसमें उमंग, नई रोशनी जो आकर अंधेरों से टकराई है। काले धन को भी बदलना पड़ा अपना रंग। प्रभावी उद्धरणों का उल्लेख करें, यहाँ ये कहा जा रहा है, देख लीजिए। इसके साथ ही स्वच्छ भारत को वास्तविकता में चरितार्थ किया जाएगा। यह हमारे बापू महात्मा गांधी को वास्तविक व अमूल्य श्रद्धांजलि के स्वरूप में अर्पित किए जाने की संकल्पना की गई है। और इस हेतु आप देखते हैं सरकार द्वारा अनगिनत प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आप देखिए नवीन भारत, इसमें आप देखिए ट्रांसफॉर्म, सनराइज और आप देखते हैं कि क्लीन, एक व्यवस्थित योजना के साथ निबंध लिखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा देश मेरा गौरव, 2022 तक किसान आय दुगनी का लक्ष्य, स्मार्ट सिटी और अमृत हृदय, ये आप देख सकते हैं।
और यहाँ आप देखेंगे दूसरे में प्रधानमंत्री युवा सशक्तिकरण योजना, स्टार्टअप स्टैंड अप, मुद्रा योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, नई स्वास्थ्य नीति और निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, विमुद्रीकरण, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट और आधार कार्ड अनिवार्यता, जैम 1080, प्रोजेक्ट इनसाइट, डिजिटलाइजेशन आदि अनेक योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आप देखिए सरकार न्यू इंडिया की संकल्पना तो वास्तविक धरातल पर चरितार्थ करने का अथक प्रयास कर रही है, परंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ साथ बड़े स्तर पर निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी व आम जनता के सहयोग की आवश्यकता है। अर्थात 4P मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप के आधार पर ही कायांतरित भारत, नए भारत को वास्तविकता में प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार आप देखिए भारत का विकास एक अद्वितीय मॉडल प्रस्तुत करेगा जो अन्य विकासशील देशों हेतु भी संकेत प्रतिमान की भांति दृष्टिगत होगा। लीजिए इसमें आप देखते हैं 125 नंबर में से 41 नंबर इन्हें मिले हैं। कितने? 141 नंबर मिले हैं। इस तरह से आप देखेंगे टोटल इन्हें नंबर मिलते हैं कितने? 86 नंबर मिले थे। 250 में से 86 नंबर इन्होंने इस निबंध में पाए थे। तो इसी तरह की कॉपियां हम लोग देखते रहेंगे, उनसे भी आप लोग सीखिए और देखिए कि कमी कहाँ रह गई थी और आप अच्छा क्या कर सकते हैं। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए निबंध की भी। निबंध को हल्के में नहीं लेना है, इसे भी गंभीरता में लेना है। कोई भी सवाल हो आपका, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं।